हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम लोगों का भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेई। आपका स्वागत करता हूं। टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स और फुल टाइम एजुकेटर के तौर पे लगातार आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 101 केमिस्ट्री 1-on-1 पे हम एमीन्स का सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, एमीन का फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके थे, तो बिना टाइम गंवाए हुए हम एमीन का जो सेकेंड लेक्चर है वो करेंगे। इसमें हम यहां तक पढ़ चुके थे जहां तक हम मार्क कर चुके हैं मार्कर से, राइट। इसके बाद हमें पढ़ना था स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप, यानी एमीन्स का स्ट्रक्चर का बेसिसिटी से रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो गैसियस मीडियम होता है, गैसियस स्टेट में, उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। गैसियस में आप जानते हैं चीज, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये आपका होता है गैसियस स्टेट में, और उसमें सबसे कम होता है आपका NH3 का। तो ये होता है गैसियस स्टेट में। लेकिन एक्वस स्टेट में इसका रीजन यहाँ पे गैसियस स्टेट में क्या था, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन जब एक्वस स्टेट में आते हो तो आपके पास 2 रीजन और खड़े हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं एक्वस स्टेट में? वो आपका है, पहला है सॉल्वेशन और दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस और तीसरा आपका इंडक्टिव तो है ही। तो ये 3 चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। तो यहां पर हम यही सीखेंगे, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इज रिलेटेड टू इट्स स्ट्रक्चर, टू देयर स्ट्रक्चर। Basic character of an amine depends upon the ease of formation of cation by accepting a proton from the acid। इसका मतलब कि एसिड से कितना अच्छे से प्रोटॉन कोई ले सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या समझेंगे कि देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर, अवेलेबिलिटी का, तुम्हारे पास पैसे मौजूद हैं और तुम देना नहीं चाहते हो तो अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास, है ना। तो है और देना चाहते हो तब अवेलेबल कहलाएगा। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है लेकिन वो देना नहीं चाहता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसके पास अवेलेबिलिटी कम है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, इन कंपेरिजन तो आयोडीन। तो वहां पर अवेलेबिलिटी का मतलब होता है बच्चे की देने की क्षमता, देने की टेंडेंसी है कि नहीं। तो यहां पर क्या देखो कि जो प्रोटॉन को दे दे, यानी H+ मान लो है, H+ को एक्सेप्ट कर ले, इसका मतलब क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब जोड़ रहा है अपने आप और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। तो यही कह रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन अमीन डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। द मोर स्टेबल द कैटायन इज रिलेटेड टू द अमीन मोर बेसिक। अब बनने के बाद, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो जो सिचुएशन आती है वो कितनी स्टेबल है, तो जितनी स्टेबल होगी उतना स्टेबल। देखो, कोई चीज होने के बाद अगर स्टेबल है, इसका मतलब वो चीज होगा, समझना बात को। यानी H+ लेने के बाद, H+ लेने के बाद अगर ये स्टेबल है, इसका मतलब ये H+ को लिए रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन कैसे समझते हो? कैटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो आप जानते हो कि स्टेबिलिटी जो होती है बच्चे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज। चार्ज, ठीक है। और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जब स्टेबिलिटी जितनी, चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को दूर करने का तरीका क्या है? पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे दूर करते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए हमको चाहिए क्या, कि कोई देने वाला लगा हो, इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला लगा हो, तो वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता है, चार्ज को खत्म करता है। तो यहाँ पे देखिए कि प्लस आई इफेक्ट से ये दे रहा है, और ज्यादा डिग्री वाले होंगे तो और देंगे। तो अगर हम अमोनिया की और अमीन की बात करें तो अमोनिया से ज्यादा स्टेबल होगा, यानी इससे ज्यादा स्टेबल है ऊपर वाला जो हमारा अमीन है, यानी RnH3+ इज मोर स्टेबल देन NH4+। स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि R जो है वो प्लस आई इफेक्ट से दे रहा है और चार्ज को घटा रहा है। तो बात समझने की कोशिश करिएगा, इसीलिए अमीन्स आर मोर बेसिक देन द अमोनिया।
तो ये अल्काइल अमीन वर्सेस क्या हो गया, अमोनिया हो गया। और अल्काइल में भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की बात हम कर सकते हैं, राइट बात। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप इट यानी आर यानी अल्काइल ग्रुप पुशेस इलेक्ट्रॉन प्लस आई से पुश करता है टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड दस मेक द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद द प्रोटॉन ऑफ द एसिड। तो मैं वही बात बता रहा हूं कि ज्यादा अवेलेबल कराना, तो धक्का देगा इलेक्ट्रॉन को, कहेगा कि तुम जाओ और अवेलेबल हो जाओ। तो ऐसे 3 लोग धक्का देंगे तो सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा ना बच्चे। बोलो बोलो, अपन लोग समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं इस चीज को? इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? बोलो। H+ ले लिया यहाँ पे ये हो गया। अब 3 जगह से धक्का मिल रहा है ना, 3 जगह से। 3 डिग्री जो है ये सबसे स्टेबल होगा, इसलिए सबसे अच्छा बेस होगा 3 डिग्री अमीन, राइट। तो देखिए, मोर एवर द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म from the amine get stabilized due to the dispersal of positive charge by plus I effect of the alkyl group. Hence, alkyl amines are stronger base than ammonia. तो alkyl amine क्यों stronger base है अमोनिया से? क्योंकि H+ देने के बाद जो बनता है कटायन वो ज्यादा स्टेबल होता है alkyl amines में। Thus the basic nature of aliphatic amine should increase with the increase in the number of alkyl groups. सही बात है, अल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री बढ़ेगा। दिस ट्रेंड इज फॉलोड इन द गैसेस फेज। ये ट्रेंड जो हम बात कर रहे हैं बेसिसिटी की, ध्यान से, वो गैसियस फेज में है। देखो मैं बार बार ऊपर से कहते आ रहा था, तो यहाँ पर देखो दिस ट्रेंड इज फॉलोड इन द गैसियस फेज, यानी जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की तुम बात कर रहे हो, सोच रहे हो या हम सोच रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रेंथ की, ये बात किसकी है? ये बात गैसियस फेज की है। ये बार बार आप याद रखेंगे, ये बार बार आप याद रखेंगे कि गैसियस फेज की बात कर रहे हैं। फिर देखो, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन गैसियस फेज फॉलो द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन अमोनिया। द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर इन द एक्वस स्टेट एज एविडेंट बाय देयर पीके वैल्यूज, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं दोबारा लेक्चर देख लेंगे। इन द एक्वस फेज the substituted ammonium cation get stabilized not only by electron releasing effect of alkyl group but also by solvation with water molecule. Solvation होता है water molecule से। The greater the size of the ion, lesser will be the solvation. अब यहाँ पे देखो, solvation से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो साइज बढ़ रही है तो सॉल्वेशन कम होगा, यानी बड़े साइज वाले का सॉल्वेशन कम, यानी बड़े साइज वाले का सॉल्वेशन की वजह से स्टेबिलिटी उतनी नहीं बढ़ती है और छोटे वाले की ज्यादा बढ़ती है। तो छोटे वाले को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है सॉल्वेशन, इसका मतलब उसको बेसिक ज्यादा बना रहा है। तो यहाँ पे उल्टी बात हो गई है ना इंडक्टिव इफेक्ट से। तो द ग्रेटर द साइज ऑफ द कटायन आयन, लेसर विल द सॉल्वेशन एंड लेस स्टेबल विल द आयन। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द आयन, अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, और सॉल्वेशन देखो 1 डिग्री में क्या है, 3 जगह से वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे 3 H अवेलेबल है, 3 H अवेलेबल है, एक H अवेलेबल यहाँ पर है। तो 3 H अवेलेबल होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 H अवेलेबल होने की वजह से इस पर अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जिससे कि सॉल्वेशन जबरदस्त होती है। 2 डिग्री वाले में 2 ही H मिलता है यहाँ पर, और 3 डिग्री वाले में सिर्फ 1 H मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, उनसे इंटरेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। सॉल्वेशन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, 1 डिग्री में। और फिर तो अगर मैं एक्वस स्टेट में सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करूं, तो सॉल्वेशन की वजह से आप देख लिए कि 3 डिग्री सबसे कम हो गया, 2 डिग्री उससे ज्यादा, और 1 डिग्री उससे ज्यादा हुआ। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना तुम लोग। रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, आपका रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहिए आप लोग, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल आएगी आपके सामने। और कंसिस्टेंट रह करके तुम अच्छा काम कर सकते हो अनडाउटेडली, डेफिनेटली, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को देखिए, एक तो आप लोगों को डरना नहीं है किसी भी चीज से, किसी चीज से आप लोगों को डरना नहीं है। डरने का मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि कौन क्या कहेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर मुझे फीलिंग आती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको गिल्ट मत फील करो, रिलेटिव्स का टेंशन मत लो, सोसाइटी का टेंशन मत लो। जो नेगेटिव बात करते हो उनसे दूर रहो और कंसिस्टेंट रहो अपने सक्सेस के लिए। और आप जो है हमेशा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके कभी कभी चलते हैं, ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। डोंट ओवर एस्टिमेट में ये नहीं कि आप 2 दिन में बहुत बड़ा तीर मार लोगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत करना। और उसको लेकर के तुम निश्चिंत होकर सोचते हो चलो 2 दिन में तो हम उखाड़ लेंगे बहुत कुछ, ऐसा नहीं होगा। तो आप उसके लिए आप एक डेफिनेट प्लान में रहिए, आप रेगुलर क्लास कीजिए,
आप एक प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 6 महीने का, और डेली लाइव क्लासेस करके स्ट्रक्चर कोर्स में रहिए और लाइव टेस्ट और क्विज लगातार अटेंड करते हुए, और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा किसका, रिकॉर्डेड सेशन का और उसका लाइव सेशन का। लेकिन यहाँ पे आपको बैचेस मिल रहे हैं, कई सारे क्रैश कोर्स के बैचेस मिल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उन्हीं को मिलेंगे जो बच्चे आपका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, उनको मिलेंगे, ठीक है। और उसमें भी आपको फी स्ट्रक्चर जो है बहुत मामूली सा है, और 6 मंथ का 25,200 है और 12 मंथ का 34,650 रुपीज है, जिसमें भी आपको 10% का एक छूट मिल जाती है, और जब आप AM001 कोड इस्तेमाल करते हैं तब, ठीक है। और अंडर एस्टिमेट भी मत करो पे, आपको अंडर एस्टिमेट करके भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडर एस्टिमेट की मुझसे होगा ही नहीं, ये बहुत खराब बात है। होगा जरूर होगा, काम करोगे तो होगा, और उसके लिए आपको मेंटरशिप में रहना जरूरी है। मेंटरशिप के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या आपके घर में कोई अगर ऐसा हो जो लगातार आपके पर्सनल कोच की तरह काम कर सके, आपके स्टडी को प्लान कर सके, लगातार आपके टेस्ट के एनालिसिस कर सके, तब इसकी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है कोई, तो 20 से 30% तक अपनी इफिशियंसी बढ़ाना चाहते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और सारे बेनिफिट तुमको प्लस वाले तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 6 मंथ का 34,200 रुपीज है, और 58,500 रुपीज है 1 ईयर का बच्चे, ठीक है। आप सेल्फ असेसमेंट चार्ट बना लीजिए, अपना डेज इधर डेज लिख लीजिए, और इधर लिख लीजिए अपना आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अपने को अच्छा करने में मदद मिलेगी, और अपना रोज का आपका रूटीन सेट रहेगा। जितना घंटे पढ़ते हो, अगर क्लास में पढ़ रहे हो तो क्लास में CC लिख लो, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो SS लिख लो, और उसको एक एवरेज को मेंटेन रखो कि 12-13 घंटा 14 घंटा हमको एवरेज मेंटेन रखना है, कभी कम हुआ तो बढ़ा लो उसको, ऐसे कर करके अपना एवरेज को मेंटेन रखो, ठीक है, इस तरह से। और केमिस्ट्री 101 चैनल हमारा है, जिसको आपको तुरंत जितने बच्चे देख रहे हैं वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें फटाफट, ठीक है बच्चे। और AM001 कोड का इस्तेमाल करो अनअकैडमी के हर एक जगह पर ताले को खोलने के लिए। और हेल्थ को सबसे बड़ा ध्यान देना है, कि हेल्थ खराब तो PCM और PCB का धरा रह जाना संभव है। आपका हेल्थ जो है वो क्या होना चाहिए, हेल्थ शुड बी आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, इसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, और सब्जेक्ट कैसा, वो भी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अगर ये खत्म तो PCB खत्म, PCM खत्म, है ना। इसलिए हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखो। आपके पास 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, हेल्थ देन PCB, हेल्थ देन PCM, ये होना चाहिए, इसको याद रखो, ठीक है। कुछ कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस हैं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस आप लोग ले सकते हैं, अलग अलग कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस हैं, जिसमें आपका नीट और क्लास 11-12 के लिए कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। कुछ पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू है, जिनको मैं बार बार कहता रहता हूँ। अनअकैडमी कॉम्बैट लाए हैं, और कॉम्बैट जो है वो उसमें AM001 कोड इस्तेमाल कीजिए, और उसमें एनरोलमेंट अपना करा लीजिए। और आपका 10th नहीं, ये 24 जनवरी को हो गया है, 24 जनवरी को है आपका, क्योंकि पिछला 10 जनवरी को था। और इसमें 1 से लेकर 3 तक आपको मिलेगा, रैंक 1 से रैंक 3 तक 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, और रैंक 4 से रैंक 50 तक 1000 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट कंपटीशन है, जिसमें सबसे शानदार बच्चे बैठते हैं और कंपटीशन देते हैं। और आप ये 10th ना करके आप 24 यहाँ पे करिए, 24 जनवरी को है, ठीक है। और इसमें जो है आपको 24 जनवरी को देखो, यहाँ पे 24 जनवरी लिखा हुआ है, और 11 AM पे होगा। 11, 12 और 13 बच्चे के लिए 60 मिनट का कॉन्टेस्ट होता है, 28 क्वेश्चन होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, नीट स्कोरिंग होती मिलती है आपको, सेपरेट बैच होता है 11, 12, 13 का, फोर्टनाइटली टेस्ट, यानी हर अल्टरनेट संडे होता है। ये आपका जो 10 जनवरी का था, ये ओल्ड सिलेबस है, आपको न्यू सिलेबस मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा। और क्रैक नीट आप एक्सपर्ट्स के साथ अपने बैच में ज्वाइन कीजिए। बैच क्या है, अभ्यास बैच, जिसमें अनमोल शर्मा, गौरव गुप्ता, दीपक वशिष्ठ और अनिल गुप्ता और विशाल तिवारी सर हैं। बहुत ही शानदार बैच है, 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये सब आपको सुविधा मिलेगी जब आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आपको संकल्प बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाया गया है, जिसमें गौरव केजरीवाल सर, अमित कुमार सिंह सर, जितेंद्र पांडे सर और विवेक अग्निहोत्री सर हैं। 6 जनवरी से शुरू हो चुका है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। उम्मीद बैच डॉक्टर आनंदमणि सर, विक्रांत किरार सर, दीपक वशिष्ठ सर, अवन कुमार सिंह सर और महेंद्र सिंह सर हैं। ये बहुत ही शानदार बैच है, जो कि 11 जनवरी से शुरू हुआ है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिए हैं। तो पहल बैच शुरू हो चुका है 13 जनवरी से। डॉक्टर SK सिंह सर, आशीष दीवान सर, पंकज तलवार सर, प्रदीप चितौड़ा सर और सौरभ शर्मा सर हैं। ये बहुत ही शानदार बैच है बच्चों, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। अर्ली राइज बैच जो कि 2022 के लिए 2022 के लिए है, 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। अनुज श्रीवास्तव सर, महेंद्र सिंह सर और वैभव कुमार। आप अपने जानने वाले बच्चों को भी बता सकते हैं कि ये इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट बैच नीट 2021 जो कि 7 जनवरी से शुरू हो चुका है। तमन्ना मैम है, ऋतु रथवाल मैम है, पंकज तलवार सर हैं, प्रदीप सर हैं और रोहित जुनेद सर हैं। ये आपका टारगेट नीट 2021 बैच है। कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं? स्टेप 1 आपको पता है कि आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए ऐप,
उसके वास्ते अपना गोल मैनेज कीजिए, नीट यूजी सेलेक्ट कीजिए, सब्सक्रिप्शन पे जाइए, 6 मंथ या 12 मंथ का सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एक अप्लाई कोड पूछेगा तो उसमें AM001 भर दीजिए, आपको मिल जाएगा तुरंत 10% का डिस्काउंट। ठीक है बच्चे, चलिए ये आपका तरीका होता है किस तरह से हम काम कर सकते हैं। और हम जो है हम अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा अमीन्स हम पढ़ रहे हैं, उस पर वापस आते हैं। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कटायन, अभी हमने वही किया ना कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी अमोनियम कटायन की, स्ट्रॉन्गर शुड बी द करस्पॉन्डिंग अमीन एज अ बेस, उतना ज्यादा वो होगा। जिस तरह से एसिड में H+ छोड़ने के बाद जो एनायन बनता था उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती थी वही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करता था। तो यहाँ पर क्या है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी अमोनियम कटायन की होगी उतना ज्यादा वो अच्छा करस्पॉन्डिंग बेस होगा हमारा जिससे वो बना है। ठीक है, दस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब यहाँ पर किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एक्वस स्टेट में, जब सॉल्वेशन की लिए बात किया हमने, सॉल्वेशन, ठीक है ना, विच इज अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा लोग लगे रहेंगे वो बेसिसिटी बढ़ाएगा। सॉल्वेशन में जितना, ठीक है, सॉल्वेशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री का सॉल्वेशन में जितना डिग्री बढ़ाओगे उतनी सॉल्वेशन कम होती जाएगी और बेसिसिटी को कम करेगा वो। और फिर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ये भी कम करेगा। यानी भीड़ बढ़ाने से ये क्या है, ये इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ अमीन। ये यानी अगर आप डिग्री ऑफ अमीन बढ़ाते हो तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा और बेसिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आप डिग्री ऑफ अमीन बढ़ाते हो तो सॉल्वेशन घटेगा और बेसिसिटी घटेगी। अगर आप डिग्री ऑफ अमीन बढ़ाते हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा और क्या होगा, सॉल्वेशन। अगर डिग्री ऑफ अमीन बढ़ाते हो तो क्या होगा, सॉल्वेशन। यहां पे थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट तुम लोग कर सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो इसको, देखो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ अमीन, तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, सॉल्वेशन घटेगा और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, बेसिसिटी को कम करेगा। सॉल्वेशन घटेगा तो बेसिसिटी को कम करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। चलिए ये भी चीज हमने डिस्कस कर लिया था। तो सेकेंडली व्हेन द एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, CH3 ग्रुप, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हमारा मीथेन छोटा ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप इज बिगर, द CH3 ग्रुप, देन इट विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब मिथाइल से इथाइल बनेगा तब हिंड्रेंस होगा। देयरफॉर द चेंज ऑफ द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप फ्रॉम मिथाइल टू इथाइल रिजल्ट इन द चेंज द ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है। तो ये हमने पहले भी सीखा था पीकेबी वैल्यू से कि जब हमारा इथाइल होगा तो इथाइल में 2 आगे, मिथाइल में भी 2 आगे, दोनों में 2 आगे होगा। इथाइल में 3 डिग्री आएगा तब 1 डिग्री आएगा और मिथाइल में 1 डिग्री आएगा तब 2 डिग्री आएगा, लास्ट में अमीन आएगा। ये हमने पहले भी किया हुआ था। तो thus there is a subtle interplay of the inductive effect, solution effect and steric hindrance, यानी तीनों लोगों का एक साथ जो है वो इस असर दिख रहा है एल्काइल ग्रुप का, which decide the basic strength of the alkyl amines in the aqueous state. The order of basic strength in case of methyl substituted amines and ethyl substituted amines in aqueous solution as follows. तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखिएगा आप लोग, और मैं यहाँ पर एक आसान भाषा में बार बार समझाता रहता हूँ, इस बार भी समझाऊंगा कि 2 डिग्री दोनों पर 2 डिग्री दोनों में आगे रहेगा। इथाइल में इथाइल बड़ा है इसलिए 3 डिग्री, मिथाइल छोटा है इसलिए 1 डिग्री। तब फिर अपना जो बचता है वो आएगा। यहाँ 1 डिग्री बच रहा है, यहाँ 3 डिग्री बच रहा है और फिर अमोनिया बच रहा है। तो ये बात ध्यान रखना तुम लोग अच्छे से, जैसे मैंने समझा रहा हूँ वैसे ही ध्यान रखना। चलो, एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया। एक तो बात हम समझ लो, एराइल अमीन वैसे भी क्या होता है, बहुत का लोअर बेस होता है, क्योंकि वहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और कम हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। समझते हो ना बात को, इसलिए और कम हो जाता है एराइल बेस में। एराइल की जो बेसिसिटी होती है वो और कम हो जाती है, क्योंकि अमीन को और
जो लोन पेयर होता है उसको बच्चे क्या होता है, कम उसको समय मिलता है और वो पूरा घूमता है, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और कम आती है, तो पीकेबी वैल्यू बहुत हाई होती है इसीलिए। तो पीकेबी वैल्यू इज वेरी हाई, ठीक है ना। तो ये पूरा आपको समझा चुका हूं। 5 रेजोनेंस, यहां देखो 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। यू विल फाइंड द एनिलीन इज ए रेजोनेंस हैबिट ऑफ 5 स्ट्रक्चर, तो ठीक है। तो इसलिए अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ऑन द अदर हैंड एनिलीनियम आयन ऑब्टेन हैव ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनके पास तो 5 है। जब H प्लस ले लेगा, तो इसके पास कोई लोन पेयर बचा ही नहीं, तो सिर्फ क्या है, यही 2 केकुले स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जब H प्लस लेने के बाद जो एनिलियम आयन बनता है वो ज्यादा स्टेबल अगर होता तब ना वो अच्छा बेस होता, लेकिन H प्लस लेने के बाद ये है, जो पहले अच्छा बेस था अब बुरा बेस हो गया। अब जो है लेने के बाद वी नो दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, दस यू कैन इन्फर दैट एनिलीन जिसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इज मोर स्टेबल देन द एनिलियम आयन, hence the proton acceptability for the basic nature of the aniline or other aromatic amine would be lesser than the ammonia, तो अमोनिया से कम हो जाते हैं, ठीक है ना बच्चे। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इट इज ऑब्जर्व दैट, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले होंगे, प्रसार वाले, वो बढ़ाएंगे, जो खींचने वाले होंगे घटाएंगे, इसमें कोई समझने वाली बात स्पेशल नहीं है। जैसे OCH3 क्या है, प्लस आर देता है, ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, वेयर इज द इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप, जैसे NO2 जो है खींचेगा, अब खींचेगा यार तो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएगा ना, चार्ज को बढ़ाना यानी स्टेबिलिटी को घटाना यानी बेसिक स्ट्रेंथ को घटाना, ठीक है, ये हो गया। तो जितने खींचने वाले होंगे वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ को, अगर वो एराइल पे बेंजीन पर लगे हुए हैं तो। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये एनिलीन है, ये इथाइलएमीन है, ये डाइथाइलएमीन है, ये अमोनिया है। अच्छा, अगर इन जनरल पूछता है तो आप उसको गैसियस स्टेट में ही मान के करना, ठीक ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे बढ़िया कौन होगा, 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री वाला, देन अमोनिया और देन एनिलीन। और इसको हम देखो कहीं गैसियस कहीं पे लिखा नहीं है, तो एज्यूम कर लेंगे हम, एज्यूम इन गैसियस स्टेट। जब ऐसे पूछता है तो गैसियस स्टेट, कुछ लिखा नहीं होता है, कुछ आपको स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप उसको गैसियस स्टेट मान के काम करेंगे। एल्काइलेशन पहले पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पर भी अमीन अंडरगो एल्काइलेशन रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड्स, तो हमारा हाफमैन अमोनोलिसिस हमने पढ़ा हुआ है, इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं पढ़ाया हुआ हूँ स्टार्टिंग में। एसाइलेशन, अब आता है बात एसाइलेशन का। तो एसाइलेशन क्या होता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक, ध्यान से, एलिफैटिक और एरोमेटिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड्स, यानी एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी, एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी, दोनों ही अमीन्स जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, वो एसिड हैलाइड से रिएक्ट करते हैं, टर्शरी नहीं, टर्शरी वाला नहीं करेगा, ठीक ना। तो एनहाइड्राइड्स एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं, एस्टर से रिएक्ट करते हैं बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यानी वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और वहां पर हमारा एसाइलेशन हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये CH2NH2 है और हमने CH3COCl से लिया और यहाँ पे जुड़ गया C2H5NH, देखो CO, ये CONH जो है ये एक तरह का पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और ये HCl निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। यू कैन कंसिडर दिस रिएक्शन एज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 ग्रुप बाई एसाइल ग्रुप, यानी RCO ग्रुप, यानी COR, ये ग्रुप जो है H को रिप्लेस करता है। यहाँ पे NH3 आपका RNH2 है तो H निकल रहा है और RCO ग्रुप लग जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए वही, इसको हम लोग एसाइलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एसाइलेशन रिएक्शन आर नोन एज एमाइड्स। तो COR ये क्या है, RCONH2, तो RCONH2 इज द एमाइड। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस स्ट्रॉन्गर देन एन एमीन लाइक पायरिडीन विच रिमूव्स द HCl। तो यहाँ पे बेस आप यूज करते हैं क्योंकि जो हमारा HCl बन रहा है वो उसको निकाल लेगा, खींच लेगा, और ऐसा बेस लेंगे जो हम क्या है वो स्ट्रॉन्गर हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, अमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, HCl को निकाल लेगा और यहाँ पर इसको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ओके। तो देखिए यहाँ पे एन इथाइल इथेनामाइन लिए हैं, यहाँ पर एन इथाइल इथेनामाइन लिए हैं और यहाँ पे CH3COCl लिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा बन गया ये क्या है, 2 डिग्री एमाइड है। देखो ये हमारा क्या है, RCONH2, देखो यहाँ पे RCONH2, ये 1 डिग्री एमाइड होता है।
RCONRH ये 2 डिग्री एमाइड है, और RCONR और R ये 3 डिग्री एमाइड है, तो ये 3 डिग्री एमाइड है, और ये जो है 2 डिग्री एमाइड है ऊपर वाला, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, यहाँ पे C6H5NH2 लिया गया है, यानी ये बेंजीनामाइन है, यानी एनिलीन है, एनिलीन है, और यहाँ पे NH2 लिया गया है, और यहाँ पे एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर दीजिए। अभी तक हमने कराया था एसिड हैलाइड से, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये वाला पार्ट कार्बोकटायन बनेगा, जो ये यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, और CH3COOH जो यहाँ से H निकलेगा अमोनिया का, से यहाँ पे जो H निकलेगा वो H यहाँ से आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे CH3COH बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या एन फेनिल इथेनामाइड बन गया, या इसी को एसिटेनोलाइड बोलते हैं, एसिटेनोलाइड, यानी आपने एनिलीन पर एसिटाइलेशन करा दिया। एमीन्स आल्सो रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड, यानी अब यहाँ पर देखो एमीन्स का, ये देखो ये आपने क्या ले लिया, CH3NH2 ले लिया, और यहाँ पे C6H5COC ले लिया, ये Cl हट जाएगा और ये N मिथाइल। अब यहाँ पे समझना, आप CH3NH है, यहाँ पर CO और यहाँ पर C6H5, ये ठीक है। तो R यहाँ पे देखो, ये R है CONH2, ये दिस इज RCONH2, तो N मिथाइल, इसका नाम होगा N मिथाइल करके, ठीक ना। देखो N मिथाइल बेंजामाइड, क्योंकि N पे मिथाइल लगा हुआ है, ओके। और यहाँ पे क्या था, N फेनिल था, देखो ऊपर क्या था हमारा, N फेनिल था, N फेनिल इथेनामाइड था। यहाँ पे देखिए, N पर फेनिल लगा हुआ, तो ये बात ध्यान देने वाली चीज है, ये बात ध्यान देने वाली चीज बच्चे, यहाँ पर क्या है, N पर फेनिल लगा हुआ है, तो ये N फेनिल इथेनामाइड है, और नीचे जो है N मिथाइल बेंजामाइड है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना नाम के हिसाब से। तो जिसमें अगर हमारा एराइल एसिड हैलाइड है, RCOCl है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, RNH2 लिए हुए हैं, तो हमारा N एल्काइल, और यहाँ पे AR मान लो, ये AR N एल्काइल, और ये बेंजामाइड काइंड का बनेगा, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत शानदार रिएक्शन आ गया, कार्बेलमीन रिएक्शन, जिसमें हमारा डाइक्लोरोकार्बिन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, और डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, बहुत शानदार रिएक्शन है। एलिफेटिक हो, ठीक है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। वो एलिफेटिक मुझसे कट गया है, उसको मैं सही कर दूं, ऐसा ना हो कि आप लोग इसको गलत समझ लें। एलिफेटिक हो एंड एरोमेटिक हो। प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो एलिफेटिक अमीन हो या एरोमेटिक अमीन हो, दोनों ही अमीन इसमें रिएक्शन दिखाते हैं आपका, और क्लोरोफॉर्म के साथ इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड बनाते हैं, या इसी को हम कार्बेलिमीन सकते हैं, जो कि बदबूदार इसमें स्मेल आती है, ठीक है ना, ओके। तो द कार्बेलिमीन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स विद द क्लोरोफॉर्म एंड द इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बेलिमीन रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें आइसोसाइनाइड बनता है, बदबूदार गैस की टेस्ट आती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज शो नोन एज कार्बेलिमीन रिएक्शन। तो ये बात बहुत ध्यान रखना कि इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देते हैं, डू नॉट शो, जबकि ऊपर वाले रिएक्शन में क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी देते थे, टर्शियरी नहीं देता था, ठीक है ना। ऊपर वाला जो रिएक्शन हमने किया था, जिसमें हम लोगों ने एसाइलेशन किया था, उसमें एसाइलेशन में ऐसा हुआ था, ओके बच्चे। चलिए, तो इसको हम लोग टेस्ट को यूज करते हैं, और टेस्ट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के लिए हम कार्बेलिमीन रिएक्शन का टेस्ट प्राइमरी अमीन के लिए, तो जब कभी आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछा जाए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आप क्या करेंगे, आप अगर को पूछता है तो आप क्या करेंगे, इसको कार्बेलिमीन रिएक्शन से टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठंड का समय है, चाय की चुस्कियों के साथ पढ़ाने का आनंद लेना पड़ता है, या ले रहे हैं हम लोग, और आप लोग तो खाते पीते कर रहे होगे पढ़ाई, है ना।
तो आप लोग खाते पीते पढ़ाई कीजिए, और मैं कोशिश ये करता हूँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ऐसा रहा है कि मैं कभी पढ़ाते समय कुछ खाया हूँ। मैं चाय पानी पी लेता हूँ लेकिन कुछ खाता नहीं पढ़ाते समय। तो ये एक मैं मेंटेन किया हूँ डेकोरम। तो हाँ, टेस्ट होता है, जब टेस्ट होते हैं खास करके, तब उस समय क्या होता है, उतना मुझे पढ़ाने के लिए बोलना नहीं होता, तब मैं उस समय कुछ खा लेता हूँ, लेकिन इन जनरल नहीं खाता हूँ। और आप लोगों के लिए ये जो एनसीईआरटी का मैं लाया हूँ, एनसीईआरटी का जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, और जो एनसीईआरटी ओपन करके हम काम कर रहे हैं, इससे क्या हमको मिल रहा है बच्चे, कि हम जो है एक कन्फाइंड वे में काम कर पा रहे हैं, बिल्कुल कन्फाइंड वे में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और इसमें हम लोग तेजी से कोर्स को खत्म भी कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को एक स्ट्रीमिंग करके देने का उचित समझा है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, बहुत शानदार रिएक्शन। नाइट्रस एसिड होता है HNO2, जो Na, Na2 और HCl से मिलकर के बनता है, तुरंत बनाते हैं। और एल्काइल के, अगर एल्काइल अमीन लेते हो, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन से रिएक्शन होती है, प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक दोनों। लेकिन प्राइमरी एलिफेटिक जो होता है वो तुरंत जो है डिसोसिएट करता है अल्कोहल में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत अनस्टेबल होता है जो हमारा एल्काइल डाइजोनियम। होता क्या है कि आपका जो एल्काइल अमीन होता है वो HNO2 से रिएक्शन करके एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। देखो, दिस इज एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, और ये एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट जो है बेटा टूट जाता है अल्कोहल में, N2 गैस निकल जाती है और HCl गैस निकल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो और इसमें जो है नाइट्रस एसिड को हम वहीं बनाते हैं, विच इज प्रिपेयर्ड इन सिटू। कैसे बनाते हैं? मिनरल एसिड HCl लेते हैं और सोडियम नाइट्राइड NaNO2 लेते हैं। तो NaNO2 और HCl से मिला करके तुरंत हम यहाँ पर HNO2 प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। यही आपका नाइट्रस एसिड है, जो कि इन सिटू का मतलब होता है तुरंत बनाना, वहीं पर तुरंत प्रिपेयर करना, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा ये होता है, जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट नाइट्रस एसिड फॉर एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, जब वहां पर NNCl, देखो N2Cl बन गया, N2Cl यानी RNH2 था और HNO2 से रिएक्शन कराया आपने, तो RN डबल बॉन्ड NCl, ठीक है, इस पर माइनस इस पर प्लस, ऐसे हो गया। इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। तो एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड और एराइल डाइजोनियम क्लोराइड बनते हैं, ठीक ना। तो एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड विच इज अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल होता है, लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली एंड अल्कोहल्स, ठीक है, अल्कोहल्स रिलीज करते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जितना निकल रहा है यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। यानी अगर आपको किसी प्रोटीन का टेस्ट करना है कि कितना इसमें नाइट्रोजन है, कितना इसमें नाइट्रोजन इसमें है अमीनो एसिड में, तो आप क्या कीजिए, उस पर ये रिएक्शन करा दीजिए, और जितना नाइट्रोजन गैस निकलेगा उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एरोमेटिक अमीन की अगर बात किया जाए और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा जाए, तो लो टेम्परेचर पर, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर तो स्टेबल रहेगा, उससे ऊपर कराओगे तो N2 गैस निकल जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वो जुड़ जाएगा एरोमेटिक पार्ट से। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अगर मान लो बेंजीन हमने लिया, यहाँ पे ये बेंजीन है जिस पर हमने NH2 लिया हुआ है, ये प्राइमरी हमारा एरोमेटिक अमीन है। तो दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ये हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ठीक है। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होने की वजह से अब इस पर हमने क्या करेंगे, HNO2 का रिएक्शन कराएंगे। तो HNO2 का रिएक्शन कराएंगे, HNO2 का रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर HNO2 तो बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये चीज 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर होनी चाहिए, अदरवाइज उड़ जाएगा। अदरवाइज क्या उड़ जाएगा? नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे काम करना होगा, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा N डबल बॉन्ड NCl, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। और ये जो है अगर आपने हीट किया, जैसे इसको हीट करोगे तो N2 गैस निकल जाएगी और क्लोरीन इस पर यहाँ पर बैठ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बना लोगे आप, अमोनिया, इससे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बना लोगे। तो यहाँ पर तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, इसको हीट करोगे, अगर जैसे इसको हीट करते हो तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो इसको हीट करोगे तो ये उड़ जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा केवल। ओके, चलिए, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, बहुत शानदार रिएक्शन, बहुत अच्छा रिएक्शन है, और इससे हमको ये, इसको हिंसबर्ग टेस्ट भी कहते हैं, और इसको हम लोग ये टर्शरी वाले नहीं देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी देता है टर्शरी। यानी टर्शरी, अगर तुमको प्राइमरी का किसी और से
डिफरेंशिएट करना हो तो कार्बेलिमिन रिएक्शन कर लेना, कार्बेलिमिन रिएक्शन करना, वो सिर्फ प्राइमरी के साथ देता है, ठीक ना। और टर्शरी को किसी से डिफरेंशिएट करना तो हिंसबर्ग टेस्ट कर लेना, ठीक है, बहुत ही शानदार। अब यहाँ पे देखो, और सेकेंडरी और टर्शरी को करना है तो भी हिंसबर्ग टेस्ट है, बहुत अच्छा है। प्राइमरी और सेकेंडरी को करना है तो भी हिंसबर्ग टेस्ट है। कैसे होता है बताता हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से। इसमें क्या करते हैं बच्चे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी C6H5SO2Cl ये लेते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, रिएक्ट विथ प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स टू फॉर्म सल्फोनामाइड्स। आप समझिएगा, ये आपका है C6H5SO2Cl, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, हमारा ये है 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन से जब रिएक्शन कराओगे बच्चे तो क्लोरीन निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा, N और S जुड़ जाएंगे और एक HCl निकल गया। देखो साफ साफ सीधा साफ सुथरा रिएक्शन है। तो क्या बन गया, N पर इथाइल लगा हुआ है तो कहोगे N इथाइल, अगर बेंजीन सल्फोनामाइड बोलोगे। और ये क्या है बच्चे, इसके पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है और H अवेलेबल है, दोनों ही अवेलेबल है, ठीक ना। तो सॉल्युबल इन एल्कली, हाइड्रोजन जो अटैच है यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या है, एल्कली में सॉल्युबल हो जाता है, स्ट्रांगली एसिडिक है। क्योंकि स्ट्रांगली एसिडिक क्यों है, क्योंकि H+ निकालोगे तो N पर जो निगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है बहुत धांसू तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप सल्फोनिल ग्रुप, इसलिए बहुत शानदार है, इसलिए H+ आसानी से दे देता है। तो दिस H इज हाईली एसिडिक, ये H क्या है बच्चे, हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक होने की वजह से, हाईली एसिडिक, क्यों हाईली एसिडिक है, क्यों हाईली एसिडिक है, क्योंकि हाईली एसिडिक इसलिए बच्चों, क्योंकि क्या कर रहा है ये जो है बच्चे, हाईली एसिडिक इसलिए है क्योंकि H+ निकाल दोगे तो वो बहुत जबरदस्त रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये हो गया। अब दूसरी बात अगर करें, अगर हम सेकेंडरी लेते हैं तो, अगर हम लोग सेकेंडरी लेते हैं तो, सेकेंडरी में लेते हैं तो NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इस फॉर्म। तो अगर हमने यहाँ पे NN डाई इथाइल ले लिया और यहाँ पे सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया तो क्या बनेगा, NN डाई इथाइल सल्फोनामाइड बनेगा बच्चे, ठीक है ना। और HCl बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये अल्कली में डिजॉल्व नहीं होगा। तो हो गया ना प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन का डिस्टिंग्विश टेस्ट, यहीं पे हो गया ना। प्राइमरी वाला अल्कली में डिजॉल्व, प्राइमरी का जो अल्काइल सल्फोनामाइड बनेगा वो अल्कली में डिजॉल्व होगा, जो सेकेंडरी वाला बनेगा वो अल्कली में डिजॉल्व नहीं होगा। Since NN diethyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen atom attached to nitrogen atom, it is not acidic and hence insoluble in alkali. Tertiary amines do not react with benzene sulfonyl chloride. This property of amines reacting with benzene sulfonyl chloride in a different manner and is used distinct from primary and secondary and tertiary amine and also for the separation of a mixture of amines. However, these days benzene sulfonyl chloride is prepared is replaced by पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। तो पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड से हम इसको रिप्लेस कर दिए हैं, किसको, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड को हम से काम कर रहे हैं। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या था, C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, ये हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड था। तो पैरा ये ऐसे, ये ले लिया, इससे रिप्लेस किया गया है जिससे कि और हमारी एक्टिविटी बढ़ सके। चलिए अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम ये हिंसबर्ग टेस्ट में जान लीजिए, आपका 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री जो है वो क्या करेगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड देगा। 1 डिग्री जो है आपका अमीन है वो क्या देगा, वो सॉल्युबल होगा एल्कली में। 2 डिग्री अमीन बनाएगा तो और इनसॉल्युबल होगा एल्कली में। और 3 डिग्री अमीन जो होगा बच्चे वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, किससे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के, ठीक ना। डू नॉट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन अरे भाई छोटे मत हो, बच्चे को देखने को दिक्कत होती है, छोटा मत हो, नाराज मत हो, ये कभी कभी नाराज हो जाता है। हाँ बेंजीन सल्फोनिल
क्लोराइड से रिएक्ट ही नहीं करता। तो ये बात है। तो फिर आगे और जो है रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं है। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसपे हमने खूब चर्चा कर चुके हैं पहले ही। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, बेंजीन रिंग की। बेंजीन रिंग जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का पूरा क्या है, एक क्लाउड है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे पूरा क्लाउड होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इस क्लाउड की वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जो स्पीसीज हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और ऐड नहीं हो पाते, क्योंकि ऐड होने के लिए पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटेगा तो एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी बेंजीन की, इसलिए H+ निकल जाता है और वहां पर जो और अच्छा वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो उसकी जगह पर आकर के लग जाता है, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो H+ निकलता है और उसकी जगह पे कोई और आकर के जुड़ता है। जैसे कि जो नीचे ब्रोमिनेशन आप देख रहे हैं, इसमें Br+ आके जुड़ रहा है और H+ निकल जा रहा है। अब हमने अभी तक हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ा था, जिसमें हमने हेलोजिनेशन कराया था, यानी ब्रोमिनेशन या कराया थे। तो हेलो एल्कीन में क्या है, उसमें जो क्लोरीन फ्लोरीन जो भी जुड़ा होता है वो खींचता है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को, और आर्थो पैरा पर अपने लोन पेयर को देता है प्लस आर इफेक्ट से। तो उतना बढ़ा नहीं पाता डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूशन बनता है। फिनॉल पढ़ा हमने, और हमने फिनॉल पढ़ा और हमने एराइल ईथर्स पढ़े। तो उसमें क्या है कि प्लस आर इफेक्ट से देता है और ज्यादा देता है, इसलिए अगर कॉन्सेंट्रेट अगर कोई चीज हम कर देते हैं, एक्वस मीडियम में ले लेते हैं ब्रोमीन को, तो वो क्या करता है, ज्यादा जगह पे लगाता है। और नाइट्रेशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेट अगर हमने HNO3 लिया तो वो दोनों आर्थो और पैरा पे पिक्रिक एसिड बना देता है, ये आप पढ़े हैं। तो हम वहां पे कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेकर के हमको डाइल्यूट HNO3 लेना होता है, जिससे सिर्फ एक ही जगह पे लगाए। अब अमोनिया जो है बच्चे, एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा रिंग को एक्टिवेट कर देता है बाई इट्स प्लस आर इफेक्ट, बहुत एक्टिव कर देता है, हाईली एक्टिव और हाई डेंसिटी कर देता है। तो एनिलीन जो है बच्चे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दीज स्टेट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस टू द NH2 ग्रुप बिकम सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, thus NH2 इस ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। आप समझो, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो तीनों पर लगाएगा। जैसे एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 246, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये ध्यान रखना। यही एग्जाम में पूछता है कि कह देगा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो समझ जाना कि व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि तीनों जगह पर ब्रोमीन लग गया और ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया, ये बात होती है। अब क्या करना है कि द मेन प्रॉब्लम encounter during the electrophilic substitution reaction of aromatic amines is that very high reactivity, ठीक है। Substitution tend to occur at ortho and para positions. If we want to prepare mono-substituted aniline derivative, how can the activating group is control? कैसे इसको कंट्रोल करें? तो इसको करने के लिए हमें एनिलीन को के लोन पेयर को इन्वॉल्व करना पड़ता है किसी और जगह पर रेजोनेंस में, जिसको हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन से समझ चुके हैं, ठीक ना। तो इसका कर दो क्या, एसाइलेशन। अभी हमने एसाइलेशन ऊपर किया है, एल्काइल एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया है, या एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया है। तो एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हो तो एनिलीन का एक H हट जाएगा, H का, और वहां पर CO ग्रुप COR ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए COR ग्रुप यहाँ पे लग गया। अब मेरे बच्चे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जो लोन पेयर है ये हमारा, ये इधर जाता है और इधर जाता है, ठीक है, और यही चीज इधर और इधर जाएगा। तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन की कंडीशन पैदा होती है। ये कंडीशन होती है जिसमें एक ही जो हमारा एक ही लोन पेयर है वो दो दो जगह इन्वॉल्व करता है अपने आप को, और इसकी वजह से बहुत ही कम हो जाती है इस पे बेंजीन के ऊपर इसकी आने की टेंडेंसी। यानी जो कंट्रोल हमने लोन पेयर को कंट्रोल कर लिया कि भाई थोड़ा कम जाओ, थोड़ा बेंजीन रिंग पर कम जाओ, जिससे कि एटलीस्ट हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके, डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल सके। तो होता क्या है, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखो बच्चे, बहुत ही शानदार रिएक्शन है, हम लोग कई बार इसको हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये इधर जाएगा। तो ये देखो, ये एक रेजोनेंस दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये इधर भी जा सकता है। तो इसकी एक्टिविटी बल्कि इधर ज्यादा होगी कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द बेंजीन रिंग, है ना, देन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ऑक्सीजन मोर नेगेटिव, तो उधर ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, इधर कम होगा। इसलिए अब हमको क्या करेंगे, Br2, अब हम Br2 और CH3COH के प्रेजेंस पे करा देंगे तो हमारा मेजर बन जाएगा क्या, पैरा पर। क्यों,
क्योंकि आर्थो पर बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए वहां पर नहीं जाएगा। और बाद में तुम क्या करो, पानी में डिजॉल्व कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, सारा निकल जाएगा फिर से और NH2 वापस यहाँ पे बन जाएगा। ये हमारा 4 ब्रोमो एनिलीन यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमने बना लिया। तो हम क्या करेंगे बच्चे, दिस कैन बी ऑब्टेन बाय प्रोटेक्टिंग, इसे बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन क्या है, इसको एसाइलेशन करा दीजिए, एसिटाइलेशन विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, देन कैरिड आउट desired substitution followed by the hydrolysis of the substituted amide to substituted amine। तो ये एमाइड बना है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बना है, इसको आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, एमाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमीन बनता है, ये बात पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चे। तो बहुत ही शानदार रिएक्शन है, इसमें हम प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन बोलते हैं, जिससे हम एनिलीन को इन्वॉल्व कर देते हैं इसके लोन पेयर को कहीं और। तो देखिए यहाँ पे दिखा भी रहे हैं किस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन interact with the oxygen atom due to the resonance as shown below। तो यहाँ पे रेजोनेंस करके दिखाया है आपको, मैंने ऊपर ही दिखा दिया। Hence the lone pair of electron on nitrogen is less available for the donation to benzene ring by resonance, therefore activating effect of NHCOCH3 group is less than the amino group, इसलिए कम हो जाता है, एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स का जो है कम हो जाता है किसका, NH2 ग्रुप की तुलना में, ठीक है बच्चे। क्योंकि हमारा लोन पेयर क्या है, इन्वॉल्व हो चुका है। नाइट्रेशन के बारे में मैं आपको बताया, डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे तो तीनों देखो, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स इन द एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मोरओवर इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलियम आयन विच इज मेटारेटिंग। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो NH3+ होता है ये जबरदस्त माइनस आर इफेक्ट लगाता है, जबकि NH2 जो है जबरदस्त प्लस आर इफेक्ट लगाता है। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि हमारा जो NH2 है वो जबरदस्त प्लस आर इफेक्ट लगाता है और हमारा जो NH3+ है वो जबरदस्त माइनस आर इफेक्ट लगाता है। इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन के समय हम लोग एक कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ लेते हैं जो कि एसिडिक है, और इससे H+ जब यहाँ पे लग जाता है, H+ लग जाता है, पहले आपका नाइट्रेशन जब होता है तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जिससे वो H+ को, एसिड के H+ को अट्रैक्ट कर लेता है और NH3+ बना लेता है। इससे क्या होता है, ये बहुत तेजी से खींचता भी है। तो NH2 जो है ये तो ऑर्थो पेयर डायरेक्टिंग है, लेकिन जब हमारा एनिलीनियम आयन बन जाएगा, ये इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। हमारे पास तो जुगाड़ है ना आप लोगों के पास कि इसको ऊपर कर सकते हैं ना, इसको ऊपर कर सकते हैं हम लोग। तो एनिलीनियम आयन, तो जो एनिलीनियम आयन है बच्चे, ये क्या करता है, ये मेटा डायरेक्टिंग, ये है मेटा डायरेक्टिंग। और मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से क्या होता है बच्चे, ये मेटा पर भी प्रोडक्ट देता है। तो देखिए यहाँ पर आर्थो पर मिल रहा है प्रोडक्ट 2%, मेटा पर मिल रहा है 47%, और हमारा बन रहा है, और ये माइनस आर के साथ साथ बेटा माइनस आई इफेक्ट भी बहुत तगड़ा लगाता है, माइनस आई खींचता है, ठीक ना, बहुत तेज लगाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आर्थो पर 2% और हमारा मेटा पर 47% और 51% पैरा पर। बहुत ही शानदार ये इक्वेशन होता है। इसलिए दैट्स वाई बिसाइड्स द आर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज आल्सो फाउंड। तो हमारा पैरा वाला तो मिलेगा, आर्थो वाला सबसे कम मिलेगा, और मेटा वाला भी मिलेगा। मेटा वाला भी 47% मिल रहा है, बहुत अच्छा यील्ड मिल रहा है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमको अगर हमें आर्थो पैरा ही चाहिए या सिर्फ पैरा ही चाहिए, क्योंकि आर्थो पर तो हमारा मुश्किल होता ही है, हमारा मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा बनता है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोटेक्शन कर दीजिए जैसा हमने किया। हाउ बाई प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप, अगर हम NH2 ग्रुप से प्रोटेक्ट कर दें बाई एसिटाइलेशन रिएक्शन with acetic anhydride, the nitration reaction can be controlled and para-nitro derivative can be obtained as the major product। तो यहाँ पे एनिलीन है, यहाँ पे पायरिडीन है, देखो आपने पायरिडीन के प्रेजेंस में कर लिया, यहाँ पे आपने ये पायरिडीन के प्रेजेंस में आपने क्या किया, यहाँ पे CH3CO एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दिया। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एसाइलेशन हो गया, एसिटाइलेशन बोलते हैं। अब हम क्या कर देंगे, HNO3 और H2SO4 रिएक्शन कराएंगे तो पैरा नाइट यहाँ पे बन जाएगा हमारा ये, और बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दो, ये आपका अमोनिया फिर से बन जाएगा। तो जो एमाइड है वो एमाइड आप हाइड्रोलिसिस होकर के इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सल्फोनेशन पे जाइए। सल्फोनेशन में क्या करना है,
सल्फोनेशन जब हम करते हैं तो हमारा जो H2SO4 है वो यहीं पे आके अटैक कर जाता है, बाद में शिफ्ट होता है। देखो, एनिलीन रिएक्ट विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट विच ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 453 से 473 प्रोड्यूसेस पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कॉमनली नोन एज सल्फेनिलिक एसिड। ध्यान से ना, सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं इसको। ये हमारा जो है सल्फेनिलिक एसिड है, सल्फेनिलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। और ये ज्विटर आयन बनता है क्योंकि यहाँ से H+ जो है यहाँ के लोन पेयर द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो ये ऐसा बन जाता है। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन या एसिटाइलेशन रिएक्शन, क्योंकि क्या होता है, AlCl3 जो हमारा होता है ये लुईस एसिड होता है, और ये एनिलीन के लोन पेयर द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है, इससे रिएक्शन उस पर हो जाता है, इस वजह से हमारा ये नहीं बन पाता। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम जो हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये NH2 के साथ यहाँ पर NH2 और AlCl3 ये माइनस और ये प्लस ऐसे सॉल्ट बन जाता है, इस वजह से ये रिएक्शन फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखा पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझने वाली है। तो आप आई थिंक समझ रहे होंगे। तो ये आपका हो गया। अब देखिए, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन एंड एसिटाइलेशन रिएक्शन ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन, विथ aluminum chloride, the Lewis acid which is used as a catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquire positive charge and hence strong deactivating group, और deactivating group भी हो जाता है। एक तो AlCl3 रहा नहीं, तो AlCl3 बचेगा नहीं, तो आपका जो एल्काइल कार्बोकटाइन प्रोड्यूस होता है हमारा फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल कार्बोकटाइन प्रोड्यूस होता है जो कि बेंजीन रिंग के आर्थो और पोजीशन में जाता है। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में हमारा एसाइल ग्रुप प्रोड्यूस होता है, एसाइल कार्बोकटाइन, जो कि पैरा और आर्थो पोजीशन में आता है। तो पहली बात तो एक तो वो प्रोड्यूस होगा नहीं क्योंकि AlCl3 हमारा बचा ही नहीं, और प्रोड्यूस हो भी जाता है तो हमारा क्या है, बहुत हाईली डीएक्टिवेटिंग हो गया है, क्योंकि NH2+ जो है वो खींच लेता है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप लोग खूब जम के पढ़ाई करिए और क्वेश्चंस खूब लगाइए। एनसीईआरटी से तो मैं पूरा करा ही रहा हूं आपका। एनसीईआरटी से खत्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं टेट टॉक। टेट टॉक मतलब होता है कि टेस्ट एंड डिस्कशन टॉक, और उसके बाद से हम लोग मेगा क्विज करते हैं। ठीक है, देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद से फिर इसको मैं कंप्लीट करता हूं। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, तब तक आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाइए, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं।
इंडेक्स क्वेश्चन आपने किया होगा, मैं डिस्कस कर देता हूं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखो, जब मैं बताया हूं आपको, जब कुछ नहीं पूछेगा तो उसको आप गैसियस स्टेट मान के चलोगे, गैसियस स्टेट मान के चलोगे। तो देखो यहां पर इथाइल अमीन है, इथाइल अमीन, और ये एनिलीन है। एनिलीन तो बुरा बेस होगा। अमोनिया है, फिर देखो C6H5CH2NH2 है। तो ये बेंजीन, ये एनिलीन से अच्छा हुआ, और डाइथाइल अमीन है। तो सबसे अच्छा क्या हो गया? डाइथाइल वाला। तो मैं नंबर 1 नंबर 2 ऐसे देता हूं, ठीक है। नंबर 1 पे ये रहेगा, 1 डिग्री नहीं जी, 1 डिग्री नहीं, इसको 1 डिग्री नहीं कहेंगे। नंबर 1 मेरे कहने का मतलब था नंबर 1, ये 1 पहले होगा। डिग्री लिखने की आदत ऐसी हो गई है। अच्छा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हाईएस्ट कौन होगा? हाईएस्ट हमारा होगा ये, तो C2H5 C2H5NH2 से ज्यादा अच्छा होगा C2H5 होल ट्वाइस NH। फिर हमारा होगा अब देखो यहां पर ये और ये तो छट गए, अब ये 3 बचते हैं। अब इसमें क्या है, ये अमोनिया और ये, इसकी बात समझो। तो एक्चुअली क्या है, ऐसा है, अमोनिया में कोई कुछ देने वाला नहीं है और ना ही लेने वाला है। यहां पर क्या है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, इससे है, तो ये प्लस आर इफेक्ट से इसको देगा, प्लस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस आई इफेक्ट से इसको देगा। तो हमारा ये थर्ड पोजीशन पर ये आ जाएगा, C6H5 CH2NH2। उसके बाद से अमोनिया आ जाएगा, उसके बाद से हमारा C6H5 डायरेक्टली अटैच जब है तो इन दोनों पर इन्वॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे सेकेंड वाले में C2H5NH2 है, C2H5 होल ट्वाइस है, C2H5 होल थ्राइस है, और C6H5 है। तो नंबर 1 पे कौन रहेगा? ये थर्ड वाला थ्राइस वाला, ये नंबर 1 पर रहेगा, ये नंबर 2 पर रहेगा, ये नंबर 3 पर रहेगा, ये नंबर 4 पर रहेगा। नंबर 4 मतलब सबसे लीस्ट। फिर मिथाइल है, ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पर हमारा ये रहेगा, नंबर 2 पर ये रहेगा, नंबर 3 पर ये रहेगा, नंबर 4 पर ये रहेगा, और नंबर 5 पर ये रहेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम द प्रोडक्ट। एसिड बेस रिएक्शन है, तो देखो यहां पर क्या है, NH2 और HCl है। तो एक H यहां का आपका ये NH2 और HCl है, ठीक है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग, तो यहां पे क्या होगा, ये सॉल्ट बन जाएगा, यहां पर ये सॉल्ट बन जाएगा, यानी ये CH3CH2CH2 NH3 प्लस और Cl माइनस, ये सॉल्ट बन जाएगा। और यहां पर क्या होगा, C2H5 होल थ्राइस और NH प्लस और Cl माइनस, ये बनेगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। चलिए, यही अगर एल्काइल हैलाइड होता HCl की जगह पे तो R लग जाता वहां पर, ठीक है ना बच्चे। राइट द रिएक्शन ऑफ फाइनल, write the reaction of the final alkylation product of aniline with excess of methyl iodide in the presence of
sodium carbonate solution. Write the chemical reaction of aniline with benzoyl chloride and write the name of the product obtained. Write the structure of different isomeric corresponding to the molecular formula C3H9N with IUPAC name of the isomers with will liberate hydrogen gas on treatment with the nitrous acid. तो देखो यहाँ पे मैं उल्टा शुरू कर रहा हूँ, 13.8 से शुरू करते हैं। तो आपको ये कह रहा है कि आप स्ट्रक्चर बनाइए डिफरेंट आइसोमर्स के करस्पॉन्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C3H9L। तो C3H9N जो है वो एल्केन की बात कर रहे हैं, कोई एल्कीन नहीं है। तो एक बार तो CNH2 हो गया, ये आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2, 3 2 5 2 7 2 9, ये हो गया। दूसरा क्या बनेगा वो देख लो, CH3 CH3H और NH2, ये बन गया। ये हमारे 1 डिग्री वाले बन गए। उसके बाद से CH3NH CH2 CH3, ये बन गया 2 डिग्री। और फिर CH3N CH3 CH3, ये बन गया। ये हमारे तीनों बन गए, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3। अब इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि आप बताइए, आईपीसी नेम लिखिए, आईपीसी नेम इसका सब लिख दीजिएगा आप, ठीक है ना। और कह रहा है राइट द आईपीसी नेम ऑफ द आइसोमर्स विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री अमीन जो होते हैं वही नाइट्रस एसिड के साथ वो हमारा अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री वाले कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। तो यही दोनों ऐसे हैं जो हमारा रिएक्शन देंगे, ठीक है ना। और इनका आईपीसी नेम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपेन 1 अमाइन और 1 2 3 प्रोपेन 2 अमाइन। तो प्रोपेन 1 अमाइन 1 अमाइन और प्रोपेन 2 अमाइन, यही ऐसे दो हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड। अब देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना। तो एनिलीन क्या है, C6H5NH2 और बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन। देखिए ये हमारा एनिलीन है और बेंजोइल क्लोराइड CO, ठीक है बच्चे। तो ये एक Cl और ये एक H निकल जाएगा और ये NHCO। तो N फिनाइल बेंजीनामाइड ये बन जाएगा। राइट द रिएक्शन ऑफ फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड। तो देखिए एक्सेस मिथाइल आयोडाइड के प्रेजेंस में हमारा फाइनल बनाना है, यानी किसके और किसका करना है, ऑफ एनिलीन, एनिलीन का मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो ये एनिलीन है और CH3I आप ले रहे हैं एक्सेस, यानी सारे H को हटा दो, सारे H को हटा दो और एक और काम कर लो। देखो यहां पे CH3 आ गया, यहां पे CH3 आ गया, दोनों H हट गए। अब इसका लोन पेयर भी हटा दो और यहां पे प्लस लगा दो और ये आयोडीन यहां पे प्लस हो गया, यहां पे I- हो गया, ये बनेगा। तो ये हमारा ट्राई NN ट्राई मिथाइल बेंजीनिलियम आयोडाइड ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। हमारा अब आता है डायजोनियम सॉल्ट्स। डायजोनियम सॉल्ट्स अभी हमने किया है कि हम जो हमारा
RNN2X फार्मूला बनता है, यानी एल्केन डाइजोनियम या एराइल या एल्काइल डाइजोनियम दोनों बनते हैं। R स्टैंड्स फॉर एन एराइल ग्रुप। तो अगर एराइल ग्रुप, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट भी बनता है लेकिन बहुत अनस्टेबल होता है और तुरंत अल्कोहल दे देता है, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस पे। और एराइल डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और एक्स क्या है यहाँ पे देखो, तो द डाइजोनियम सॉल्ट हैव द जनरल फार्मूला RN2 plus X minus, where R stands for an aryl group and X minus may be Cl minus, Br minus, HSO4 minus, BF4 minus, etc. They are named by suffixing diazonium to the name of the parent hydrocarbon from which they are obtained. तो जिससे बनते हैं उसी का हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डाइजोनियम सॉल्ट का यानी मैंने आप लोगों को 3-3 लेक्चर में इसको डिवाइड किया है हर एक चैप्टर को। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एनसीईआरटी के साथ हम यहाँ पर इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, अपने हर एक चैप्टर को किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसके बाद से हम लोग टैड टॉक करते हैं, टैड टॉक, और उसके बाद से हम करते हैं अपना मेगा क्विज। एनसीईआरटी हम करते हैं यूट्यूब पर, जो हमारा चैनल है केमिस्ट्री 101। टैड टॉक करते हैं हम स्पेशल क्लास में, जो कि अनअकैडमी पर होता है और फ्री क्लास होती है ये। और मेगा क्विज हम वापस करते हैं यूट्यूब पर। तो ये हमारा एक सफर है हर एक चैप्टर का। और हम जो यूट्यूब एनसीईआरटी जब खत्म करते हैं वो 3 लेक्चर पर चैप्टर, ये हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हमारी जो एनसीईआरटी की क्लास होती है ये डेली 12 बजे होती है और ये 6 बजे होती है। टैड टॉक जब होगा तो 6 बजे होगा, और तब होता है जब हम चैप्टर खत्म कर लेते हैं, इसलिए डेली नहीं होता, ठीक ना। और ये डेली है, एनसीईआरटी हमारी डेली है। अगर कोई ऐसा कोई खास वजह ना हो जिससे मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं, अदरवाइज डेली 12 बजे। ये आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर। अगर चैप्टर में मैं टैड टॉक नहीं कर रहा हूं 6 बजे, तो मैं कुछ और स्पेशल टॉपिक लेकर के आता हूं 6 बजे, ये भी डेली होगा। और ये जो है जब भी हम करेंगे तो इसका टाइमिंग जो होता है, वो जो हम क्विज करते हैं वो आपको टाइमिंग आपको इन्फॉर्म की जाएगी, टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इसको हम 12 बजे लेंगे जब हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। टू बी इन्फॉर्म्ड एट टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया जाता है। तो आप ये पूरा एक कंप्लीट हमारा पैकेज है, इसको आप पढ़िए, समझिए, और आप केमिस्ट्री 101 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए टू गेट इंफॉर्मेशन। और मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे, फॉलो मी। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। ऑन अनअकैडमी, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा खत्म कर देंगे, हमारा पूरा जो बेंजीन, हमारे जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो पूरा, उसके रिएक्शंस और वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। थोड़ी समय की बाध्यता है कि मुझे दूसरी क्लास भी अभी शुरू करनी है, अदरवाइज मैं इसको अभी खत्म कर देता। लेकिन ये छोटे छोटे लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम भी कम वो हो, स्पेयर हो, और कम समय में ही आप एनसीईआरटी को पूरा खत्म कर लें अपने टीचर के साथ, अपने मेंटर के साथ, और पूरी चीज समझ सकें और उसको समझ करके एनसीईआरटी खत्म कर सकें। तो एनसीईआरटी के साथ हम स्टिक किए रहेंगे और आगे चल करके और भी रिवीजन करेंगे, और इसके साथ आप मेरे साथ बने रहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखिए, डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपको कुछ पूछना हो मुझसे, या कोई आपको
संदेह हो, कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या आपको किसी टॉपिक पे स्पेशल क्लास चाहिए होती है, वो भी आप लिख सकते हैं और मैं उसके लिए आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।